हेलो स्टूडेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 4 की बात अपने करेंगे आज। इससे पहले पार्ट 3 अपने कर चुके हैं कंप्लीट। और स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट पार्ट में वो था ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें और उसके बाद आप फिर पार्ट नंबर 4 पर आएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे अपने। इससे पहले अपने 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी संक्रमण तत्व जो है वो दोनों तरह के बंध बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व है, आयनिक बंध भी बनाते हैं और सहसंयोजी बंध भी बनाते हैं। अब बात ये करने भी आयनिक बॉन्ड और जो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट किस टाइम आयनिक बॉन्ड और किस टाइम कोवेलेंट बॉन्ड अपने बता पाए उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे अपने। तो आयनिक बॉन्ड है स्टूडेंट्स, वो बनता है इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, तब बनाएंगे आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। और जब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तब बनाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध और आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब अपने इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल MnO, जो MnO है उसमें आप चेक करो भी जो मैग्नीज है यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप देख सकते हो MnO यहां पर +2 में है। ठीक है, MnO क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो एग्जांपल लिया है Mn2O7। तो Mn2O7 में Mn जो है यहां पर +7 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। तो MnO यानी मैग्नीज का जो ऑक्साइड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, बट Mn2O7 मैग्नीज का एक ऑक्साइड Mn2O7 जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो रीजन है रियल में वो है फाजान्स रूल। फाजान्स रूल, फाजान का नियम, जो +1 में थोड़ा बहुत उन्होंने इसको देखा था, +1 में था ये टॉपिक। तो फाजान्स रूल क्या है? फाजान्स रूल अपने को बताता क्या है? सिंपली अगर अपने देखें तो फाजान्स रूल ये बताता है कि यहां बात कर रहे हैं अपने किसकी? मेटल आयन की। और मेटल आयन जो है वो क्या है? कैटायन का काम कर रहा है, धनायन का काम कर रहा है। तो मेटल आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपने? फाजान्स रूल को समझ रहे हैं और अपने ये बताना चाह रहे हैं भी ये कोवेलेंट कैसे हो गया। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या बोले कि मेटल जो आयन है यानी मेटल जो कैटायन है उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उसकी साइज उतनी क्या होगी? छोटी होगी। और छोटे साइज का जो कैटायन है, छोटे साइज का कैटायन, और इसके साथ जुड़ कौन रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, वो किसका काम कर रहा है? एनायन का। यहां पर ऑक्सीजन है जो किसका काम कर रहा है? एनायन का, ऋणायन का। तो छोटे साइज का कैटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स Mn और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपने को पता है भी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होती है। ठीक है, बट कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा। कैटायन का साइज छोटा कैसे होगा? जब उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और कैटायन का साइज छोटा हो जाने से यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्सीजन की तरफ जाने चाहिए ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ना जाकर के मिड में आने की ट्राई करते हैं। वो कहां जाते हैं? मिड में आ जाते हैं। ठीक है, और इसको अपने ऐसे कहते हैं पोलराइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में इसके लिए जो यूज होती है वो क्या है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन, यानी ध्रुवण हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? ध्रुवण। किसका ध्रुवण हो जाता है? एनायन का, यानी जो ऋणायन है वो ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ आने लगेगी? यानी Mn और ऑक्सीजन के बीच में आने लगेगी।
तो एक तो पहले नेगेटिव आया अपनों ने ये लिया था, ठीक है, पूरा सर्कुलर था, और अपनों ने देखा भी जो कैटाइन है उसकी जो साइज है वो बहुत क्या है, छोटी है, और छोटी साइज का कैटाइन क्या है, ज्यादा पावरफुल होता है। जितना साइज छोटा होगा कैटाइन का उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही, और छोटा जो कैटाइन है उसके न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल, जैसे एक तो अपनों ने ये एटम लिया, एक तो अपनों ने क्या लिया, ये कैटाइन लिया मान लो, और एक अपनों ने ये कैटाइन लिया, तो ये जो कैटाइन है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन जो है या फिर इसकी बाउंड्री से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या है, उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना ये छोटे साइज वाला कैटाइन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये छोटी होगी, और रेडियस छोटी होने के कारण इसका जो कॉन्टेक्ट है इन इलेक्ट्रॉन से, इसके आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनसे, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी डिस्टेंस, सीधी बात है कि डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से क्या है, इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, किसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसके साथ एनाइन जुड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसका साइज छोटा हुआ, इसका साइज अगर छोटा हुआ तो ये क्या करेगा, ज्यादा पावरफुल तरीके से इस एनाइन के या रिनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब खींचेगा ना, इसी को कहते हैं अपने पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है सर्कुलर जो उन्होंने बनाया, मान लो एनाइन, वो उस फॉर्म में नहीं रहेगा, और उसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसका, वो किधर, किस साइड जाने की ट्राई करेगा, बीच में आने की ट्राई करेगा। सिंपल, बीच में आने का मतलब क्या है, एक तो अपने लेते हैं NaCl, क्या लेते हैं अपने, NaCl। तो NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर क्या होता है, Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस होता है। Cl यानी क्लोराइड जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेता है, और Na प्लस अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया, अपने कह सकते हैं कि ये 100% आयनिक कैरेक्टर रखता है ये, ठीक है। बट यहां क्या है, यहां जो कैटाइन लिया है उसका साइज छोटा होने के कारण उसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन या ऑक्साइड की तरफ हैं, उनको, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और पावर ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस एनाइन की तरफ ना रह करके किस साइड में आने की ट्राई करते हैं, बीच में आने की ट्राई करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, बीच में आ जाती है। और अपने जानते हैं कि दो एटम है A और B, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रहते हैं, ठीक है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने रखते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। समझ आई बात आपको। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक की तरफ शिफ्ट हो जाए, एक की तरफ मतलब एनाइन या रिनाइन की तरफ ही शिफ्ट हो जाते, दैट मीन्स फिर वो तो क्या हो जाता, वो तो फिर आयनिक हो जाता, ठीक है। आयनिक होता क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता, जैसे Cl पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो क्या हो जाता है, NaCl जब बनता है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। बट यहां ऐसा नहीं होगा, मेटल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, इस कारण इसकी साइज क्या है, छोटी है। तो छोटे साइज का कैटाइन क्या करेगा, इसके साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन या फिर एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मैं कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में आने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आने लगेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी वहां नजर आएगी अपने को, कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध के लक्षण इसके अंदर अपने को दिखाई देंगे। तो सिंपल कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, Mn2O7 जो है उसकी जो नेचर होगी बॉन्ड की, वो क्या होगी, कोवेलेंट होगी, सहसंयोजी होगी। क्यों होगी, क्योंकि छोटे साइज का जो कैटाइन है वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है, ध्रुवण ज्यादा करता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। बट ये ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को मिड में क्या करेगा, शिफ्ट करवाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मिड में आते हैं तो कौन सा कैरेक्टर वहां बनता है, कोवेलेंट या सहसंयोजी, ठीक है। अब बात करें MnO की, तो MnO जो आयनिक क्यों हुआ, MnO क्यों आयनिक हुआ, क्योंकि Mn पर आप देख रहे हो चार्ज क्या, +2 है, ठीक है, +2 चार्ज है, इसका मतलब इसकी जो साइज है इसकी कंपैरिजन में बड़ी है, तो ये बड़ा कैटाइन है। तो बड़े साइज का जो कैटाइन होगा ना, अभी बात की अपनों ने, उसकी पावर क्या होगी, उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर कम होगी, दैट मीन्स दूसरे वाले की पावर ऑटोमेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसकी तरफ ज्यादा जाएगी,
इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा खिसकेंगे? ऑक्सीजन की तरफ खिसकेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब एक जगह पर ज्यादा है, दूसरे पर कम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे के पास कम है, तो वहां पर कौन सा कैरेक्टर आता है? वहां आयनिक कैरेक्टर आता है, आयनिक बंध बनता है। तो ये था रीजन। तो मेटल जो है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अपने क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाजान्स रूल। फाजान्स ने क्या बताया कि जितना छोटा साइज का कैटायन होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, उतना ही ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन ध्रुवण कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? मिड में अपनी तरफ क्या है? शिफ्ट करवाएगा। इस कारण उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको सहसंयोजी कोवेलेंट कहेंगे। बट यहां ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कैटायन की साइज छोटी है। ठीक है, सॉरी, कैटायन की साइज यहां बड़ी है, और बड़े साइज का कैटायन वो काम नहीं कर पाएगा जो छोटे साइज का कैटायन कर रहा था। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले जस्ट अपनों ने जो पॉइंट लिया था उसमें क्या बताया था? उसमें उन्होंने बात की थी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकी जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर अलग अलग होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनों ने क्या बताया था? इसको जो अभी अपनों ने क्या लिया है? कोवेलेंट लिया है। और ये क्या लिया है? आयनिक लिया है। तो अपनों ने बात की थी कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? बेसिक नेचर के। और ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। ये किसकी हेल्प से कहा? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर अपनों ने बात की थी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। बेस क्या होते हैं? चलो, एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये क्यों करेगा? क्योंकि Mn पर चार्ज क्या है? चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने सारी बात की। आप कह सकते हो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है इसका, तो ये चाहेगा क्या? अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो Mn+7 है वो क्या है? Mn+5 में, या फिर जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कन्वर्ट होना चाहता है ये। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर बताया किसके बेस पर अपनों ने? ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर अपनों ने बात की कि आयनिक बॉन्ड तो वो बनाएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, मीनिंग कम वाले तो बनाएंगे आयनिक, और ज्यादा वाले बनाएंगे कोवेलेंट बनाएंगे। ठीक है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक नेचर के होते हैं, और लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ के पढ़ोगे। एसिडिक नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर। बेसिक नेचर यहां पर क्या है? ये आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें अपने को दिखाई देगा। तो ये थी बात स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर ये था अपना 6। पॉइंट नंबर 6 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 लेते हैं इसका। पॉइंट नंबर 7 ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि अपने बात करेंगे अभी भी, ये दो टाइप के क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाते हैं। अभी बात की अपनों ने, आयनिक भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? कोवेलेंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने कह सकते हैं कि इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि अपनों ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेक्टर होगा और हायर में क्या होगा। तो इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो स्थायित्व है, वो किसके साथ है? ठीक है, वो ऑक्सीजन या फिर किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ है। यानी जब ये ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ में जुड़ेंगे तब ही ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है इनकी, वो कौन से कंपाउंड में नजर आएगी? किस में दिखाई देगी अपने को? ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के किसके साथ बने हुए कंपाउंड? ऑक्सीजन या फिर किसके साथ बने हुए कंपाउंड? फ्लोरीन के साथ बने हुए कंपाउंड। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 ये है कि स्टेबिलिटी, अपने कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनकी जो स्टेबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है। क्या करें अपने? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का इनका जो स्थायित्व है, ठीक है,
इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किन कंपाउंड्स के साथ नजर आती है अपने को? या तो ऑक्सीजन के साथ, विद ऑक्सीजन, या फिर क्या होगा, फ्लोरीन। तो या तो ये ऑक्सीजन के साथ या फिर ये फ्लोरीन के साथ जब जुड़ेंगे तभी ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, अदरवाइज नहीं दर्शाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपनी शो करेंगे वो किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। बिल्कुल सिंपल है। अभी जस्ट अपने एग्जांपल जो लिया था कि Mn2O7, तो Mn2O7 में आप बताओ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। और Mn की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की वो क्या होती है? +7 ही होती है। तो इसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, यानी ये +7 के अंदर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, या फिर ये किसके साथ जुड़ेगा? फ्लोरीन के साथ। अब ऐसा क्यों है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, उच्चतम इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना, उनका जो स्थायित्व है वो किसके साथ है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बने हुए कंपाउंड में ही है। ऐसा इसलिए है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब +7 में जाने का मतलब यही तो है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना निकालना, इसके लिए क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को क्या फील करेगा? ये अस्थायी फील करेगा। ठीक है, बट फिर भी ये बन पाएगा। ठीक है, क्यों बन पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर रहा है या इसकी जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, जो ले रहा है, वो कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने जानते हैं। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन से अपने को याद रखना है। तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर हर किसी एलिमेंट की नहीं है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हो सकती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना? अपनी तरफ खींचने की पावर। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो +7 के अंदर इसको स्टेबल कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर है कि इतने इलेक्ट्रॉन को क्या है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को इससे निकलवा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं अपने। तो मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है, वो किसके साथ नजर आएगा? ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ बने हुए कंपाउंड में। जैसा कि अपने एग्जांपल में भी देख रहे हैं Mn2O7, तो Mn2O7 ही है। ठीक है, Mn2O7 ऐसा कंपाउंड आप देख सकते हो, बट और कोई कंपाउंड जिसमें Mn+7 में हो और उसके साथ ऑक्सीजन के जगह कुछ और जुड़ा हो, ऐसा अपने लिए पॉसिबल नहीं है। इसके साथ क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि इनकी पावर है, ये इतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, यानी ये उस मेटल आयन को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा प्लस चार्ज, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर की जो स्टेबिलिटी है वो ऑक्सीजन के साथ ही नजर आएगी अपने को, या फ्लोरीन के साथ नजर आएगी। तो ये थी बात। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में रहती है? इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन से? ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इनकी साइज छोटी होती है। तो छोटी साइज होगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट बात कर ली अपने। नेक्स्ट जो पॉइंट था 7, जो स्टेबिलिटी की इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। पॉइंट नंबर 8 लेते हैं स्टूडेंट्स अपने। और पॉइंट नंबर जो 8 है उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें इतना ही है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, संक्रमण जो धातु अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे कंपाउंड भी बनाते हैं जिनके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को क्या नजर आती है? 0 नजर आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कह सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी मान लो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अपनों ने इसको एम से लिख दिया, मेटल, ठीक है, वो जब
किसके साथ जुड़ा हो, लिगेंड के साथ जुड़ा हो, ठीक है। मेटल और लिगेंड का जो रिलेशन है यहाँ पर उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं अपने। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट, लिगेंड यहाँ पर क्या है थोड़ा बता देता हूं आपको मैं, वैसे चैप्टर नंबर 9 की बात आई है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहाँ लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का रिलेशन होता है इनके बीच में। तो अपने बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो फॉर्म न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं अपने, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके बारे में डिटेल से अपने लेसन नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें पढ़ेंगे। तो मेटल, तो ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है, ठीक है। अपने बात की थी जनरल ऑक्सीडेशन +2 होती है, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, Mn की मैक्सिमम +7 होती है। तो उसी के अंदर अपने ये भी कह रहे हैं कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो फॉर्म न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब एग्जांपल क्या है इसका, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया NiCO4। तो अभी मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक, दिन कहेंगे संकुल यौगिक क्या होते हैं। निकिल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है। CO क्या है यहाँ पर, कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये लिगेंड का काम करता है, CO जो यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है। इसके पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, निकिल को। कितने जुड़े हुए, टोटल 4 जुड़े हुए हैं, एक मेटल है और 4 क्या जुड़े हुए, लिगेंड, जो क्या है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज चेक करें, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा, ठीक है। क्यों होगा जीरो चार्ज, क्योंकि ये जो CO जुड़ा हुआ है ना, ये तो पहले से न्यूट्रल है। CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कुछ आवेश नहीं होता। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। ये कैसा होता है, उदासीन, या कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो ये तो न्यूट्रल है CO तो, ठीक है। यहाँ जो CO है वो क्या है, न्यूट्रल है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो भी चार्ज होगा, वो इन दोनों के चार्ज के सम के इक्वल होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां जो भी चार्ज आता है ना, उस इसके और इसके चार्ज के आवेश के योग के बराबर होता है। तो CO पर कोई चार्ज है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया। और अपने कह रहे हैं भी, चलो निकिल के मान लो अपने को अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता नहीं है, इसको X लेट कर लिया, X +0। मैं क्या कह रहा हूं, इसका और इसका जो चार्ज होगा, उन दोनों का सम टोटल किसके बराबर होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पर आए हुए चार्ज के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स तो क्या उदासीन है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब X की वैल्यू भी क्या होगी, फिर तो जीरो होगी ना, तभी तो X की वैल्यू जीरो होगी, जब टोटल यहाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर Ni न्यूक्लियस है, जो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, स्पेशली कौन से कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो CO के साथ, ठीक है, या कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इनको अपने, CO को कार्बोनिल कहते हैं अपने, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनिल कहा जाता है एज ए लिगेंड। तो सेंट्रल जो भी अपने ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके कार्बोनिल कंपाउंड जो भी हैं, उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल है जैसे कि ये, ठीक है। और भी हो सकते हो आप, जैसे ये ले लो FeCO5 ले लो, आयरन पेंटाकार्बोनिल ले लिया, FeCO5 में भी, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। CO पर कुछ भी चार्ज नहीं है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। Fe पर जीरो चार्ज, CO पर भी जीरो चार्ज, तो ओवरऑल टोटल चार्ज क्या इस पर जीरो है। तो ये एक बात उन्होंने ये की है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और उसका स्पेशल जो एग्जांपल है वो क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इनके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बने हुए जो यौगिक होते हैं, उनके अंदर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो यहां तक अपनों बात कर ली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, और इसी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के जो पॉइंट्स हैं जिसको अपनों डिस्कस करना था वो कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक अपनों ने दो इसके पार्ट करे हैं, जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी मैंने इसको पढ़ाया है, पहले भी पूरा लेक्चर इस पर था और आज भी काफी इस पर बात हुई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या था, फर्स्ट जो पॉइंट था अपना वो क्या था, साइज, एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। परमाणु साइज या परमाणु आकार को अपनों ने देखा, किस तरीके से इनका साइज जो है सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स, वो जो पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट है, क्योंकि आगे वाले जो पॉइंट आ रहे हैं उसी पॉइंट को फॉलो करते अपने को आगे चलना है। तो एक बार फिर से मैं वो पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना,
फर्स्ट पॉइंट क्या था, साइज। किसकी साइज की बात कर रहे हो, ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो उन्होंने बात की थी शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन, ये ट्रिक बताई थी आपको मैंने, शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 है और यहाँ क्या है 30 है। तो उन्होंने कहा था भी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शक्ति वक्रमन, यहां तक बात की थी, तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और फेकोनी, यहां साइज क्या रहती है, रिमेन्स सेम, लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और फिर लास्ट में जिंक पर, कॉपर से जिंक, लास्ट में जब जिंक पर पहुंचते हैं ना तब साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा चेंजेस क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये सारी बात पिछले लेक्चर में उन्होंने डिटेल से की है, वहां आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो साइज की बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि नेक्स्ट अपने जो पॉइंट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पॉइंट ले रहे हैं वो क्या है, आईपी। वो क्या है, आईपी। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से ही अपने अभी जो पॉइंट ले रहे हैं थर्ड, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। तो यहां तक साइज क्या हो रही थी इनकी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, यहां साइज क्या रह रही थी, सेम। और लास्ट में जिंक पर आते थे तो साइज क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। बट मैंने आपको ये भी कहा था स्लाइटली चेंज होता है पूरी सीरीज के अंदर, ऐसा नहीं है कि साइज के अंदर डिक्रीज हो रही है तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। मतलब इनकी जो पूरी सीरीज की साइज की बात करें ना तो ऑलमोस्ट क्या चेंजेस बहुत कम है, लगभग साइज क्या रहती है इनकी एक जैसी रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है कह सकते हो आप। ठीक है, इनकी साइज के अंदर डिक्रीमेंट होता है, सेम भी रहती है, इंक्रीज भी होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के इनकी साइज वैसे कहीं तो इधर से इधर जाने पर डिक्रीज ही होती है लगातार, बट एक जिंक पर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट ये जो साइज, इनकी जो साइज के अंदर या इनके आकार में जो अंतर है ना, साइज के अंदर जो डिफरेंस है एक एटम से दूसरे एटम का, वो कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेजर जो है डिफरेंस नहीं है, माइनर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, थर्ड पॉइंट की, वो क्या है, आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या फिर क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। तो आईपी आप जानते ही हो। ठीक है, किसी भी एटम से, ठीक है ये एटम है, इसके एटम, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से, सिंपल भाषा अपने कहें, सिंपल लैंग्वेज में तो ये कहेंगे भी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको क्या करना है, फ्री करना है, उसको बाहर निकालना है। और उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम को, उसी एनर्जी की जो वैल्यू है, उसके जो उसका जो मान होगा उसको क्या कहेंगे, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो आयनन विभव क्या होता है, एटम से उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिलीज या फ्री करने के लिए जो गिवन एनर्जी की वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। अब अपने को ध्यान है भी आईपी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने पढ़ चुके हैं +1 में, फिर बता दूं आपको मैं, आईपी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। जितना ज्यादा एलिमेंट का साइज छोटा होगा ना उतनी आईपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बड़ा एटम है, ठीक है, एटम बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन बैठा है आउटर मोस्ट सेल में उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। कहां से डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बैठे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते होते हैं, अट्रैक्ट करते होते हैं। तो अगर इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन का यहां से रिलीज होना क्या होगा, आसान होगा। दूरी ज्यादा है तो इसका इतना आकर्षण नहीं बन पा रहा है, अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी देकर इसको रिलीज कर सकते हो। बट इसी एटम की साइज क्या हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, अभी उन्होंने बात की थी फजांस रूल के अंदर यही कॉन्सेप्ट था। तो जब इसकी साइज छोटी होगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस इस पर ज्यादा अट्रैक्शन डालेगा और अब इसको आप इतना इजीली रिमूव नहीं कर सकते, यानी अब आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आईपी की वैल्यू साइज पर डिपेंड कर रही है ना, साइज जितनी छोटी होगी आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मींस इनवर्स रिलेशन है। तो आईपी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। ठीक है, आईपी जो है किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। वैल्यू ऑफ आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज, ठीक है, विद क्रमानुपाती होती है आकार के। आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा ना आईपी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और आकार जितना छोटा होगा आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको देखना है। बात समझ आ गई हो आपको। तो आईपी, अब बताए भी आईपी में क्या चेंज है अपने को चेंज जो करना है ना ट्रांजिशन सीरीज में करना है 3D,
क्योंकि जो 3D 4D 5D 6D है, 4 सीरीज है, 4 श्रेणी है, बट अपने जो बात करेंगे ना वो सारी किसकी कर रहे हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अपने सिलेबस में 3D सीरीज को डिटेल से पढ़ना है। तो अपने कहीं भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी आईपी में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहली बात है, आप आईपी पर जाने से पहले साइज देखो। मैंने क्या कहा था, इनकी जो साइज है ना उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और आईपी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज पर। तो बताएं क्या आईपी में ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या। तो आयनन विभव में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इनके आकार जो है उनमें भी इतना ज्यादा अंतर है ही नहीं, ठीक है। यहां से आए, यहां पर आ रहे हैं, यहां से आप आ रहे हैं, अपने आकार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट इतना नहीं है अभी एकदम से। साइज यहां थी और उसकी दूसरे एटम की साइज क्या हो गई है, इतनी हो गई है। यहां है तो यहां होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, एकदम सही, बिल्कुल नीचे नहीं गई, बिल्कुल डाउन नहीं गई है। तो आईपी भी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा आईपी में चेंजेस नहीं आएगा। तो आयनन विभव जो है ना इनका पूरी सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आता, ठीक है। और ये कहते हैं कि इनकी आईपी की वैल्यू, अगर इसकी अपने वैल्यू रखें, इनकी जो आईपी की वैल्यू है एनर्जी की, वो कितनी होती है, 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, ठीक है। मतलब 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीच मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक आईपी की जो वैल्यू आएगी ना वो या तो 6 होगी मिनिमम, या फिर क्या होगा, जस्ट 10 होगी। तो ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 6 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है, 9 है, 10 है। तो लगभग आईपी क्या इनकी बराबर सीख रहती है। बराबर क्यों रहती है, क्योंकि लगभग साइज इनका बराबर है। तो साइज बराबर होने के कारण आईपी के अंदर भी कुछ खास चेंजेस नहीं आता। तो ये आपको ये अपने बात कर ली स्टूडेंट्स किसकी, आईपी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की, ठीक है। हाँ, एक चीज इसके अंदर और है कि आईपी ऑलमोस्ट सेम रहती है। आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की आईपी जो है वो लगभग बराबर रहती है, क्यों, ठीक है, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी साइज के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। क्योंकि साइज की अपने बात की है डिटेल से, इससे के पहले वाले लेक्चर में पढ़ सकते हो, क्योंकि साइज को कंट्रोल करने वाले 2 फैक्टर होते हैं, जेड इफेक्टिव और क्या, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक। तो जेड इफेक्टिव स्टार्टिंग में ज्यादा हावी रहता है, ज्यादा प्रभावी रहता है, तो साइज थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है। फिर धीरे धीरे n-1d सब सेल में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं तो शिल्डिंग बढ़ने लगती है, तो उतना फिर इफेक्ट होता नहीं है। किसका किसका, न्यूक्लियर चार्ज का, दोनों दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इस कारण साइज ऑलमोस्ट सीरीज के अंदर क्या रहती है, लगभग सेम सी रहती है। हाँ, जिंक पर क्या है, आने पर साइज बढ़ जाती है, जिंक की साइज एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर डी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, और डी पूरा भर जाएगा तो उसका डी पूरा फिल हो जाएगा, दैट मीन्स फिर क्या लगेगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, शिल्डिंग ज्यादा हो जाएगी पावरफुल न्यूक्लियर चार्ज से, तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो फर्स्ट आईपी है ना इनकी, फर्स्ट आईपी, वो तो उसकी बात अपने नहीं करेंगे, क्योंकि वो लगभग सेम आएगी। क्योंकि फर्स्ट आईपी का मतलब ये है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरली सारे शो करते ही हैं, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे शो करते हैं लगभग। अपने कहा था स्कैंडियम को छोड़ दें, ठीक है, तो +2 सारे शो कर रहे थे। स्कैंडियम +3 शो करता है, ऑलमोस्ट बाकी सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे शो कर रहे हैं, उनके लिए तो जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल सी होगी। और +2 के अंदर क्या है, आईपी पर ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलमोस्ट सभी के। बाहरी जो कोश है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, बाहर वाले में, सबसे बाहर वाले में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे बाहर है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, इजी होगा, सभी के लिए एक जैसा ही होगा, लगभग इजी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिलीज कर ही देंगे। बट बात करें अपने किसकी, सेकेंड आईपी की, तो सेकेंड आईपी का मतलब क्या है, जैसे क्रोमियम और कॉपर के लिए बात करें अपने स्टूडेंट्स, क्रोमियम एंड कॉपर के लिए, तो क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आईपी है ना, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड आईपी क्रोमियम और कॉपर की ज्यादा होती है। क्रोमियम और कॉपर को क्यों लिया मैंने, बाकी जो बच गए उनसे ज्यादा होती है, इसलिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो गए यहाँ पर। क्रोमियम एंड कॉपर, देखिए ये क्रोमियम है और ये क्या है, कॉपर है, इनकी आईपी की वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है। फर्स्ट आईपी जो है वो तो लगभग क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सभी के, वो इजीली रिलीज करेंगे, वहां ज्यादा अपने को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से थोड़ी ऊर्जा देते, एनर्जी देती, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बट अब आते हैं सेकंड आईपी पर। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जब भी आपको कोई चीज का आंसर देना है तो आप किस पर आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। क्रोमियम का नंबर क्या है, 24, 3d5 4s1, ये बात की थी 3d5 4s1, ठीक है।
फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं अपने, तो जो फर्स्ट आईपी का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो उस टाइम इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो तो फर्स्ट आईपी होगी, ठीक है। अब बात करें इसकी सेकेंड आईपी की, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया 3d5 4s 0 हो गया ये, ठीक है, तो फर्स्ट आईपी का मतलब ये हो गया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उस टाइम तो फर्स्ट आईपी यानी फर्स्ट जो अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी वो क्या थी, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ रही थी, ठीक है। अब सेकंड आईपी की वैल्यू क्या, अब बात कर रहे हैं किसकी, अपने सेकंड आईपी, ठीक है, यानी द्वितीय आयनन विभव की। तो सेकंड आईपी की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, कुछ ज्यादा होती है, ठीक है, अदर ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब क्यों ज्यादा होती है उसका रीजन आपके सामने है, 4s तो खाली हो ही गया है, अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे, आईपी का मतलब क्या, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप डी पर जाओगे ना, और डी कैसा है, डी कैसा है, हाफ फील्ड है, डी कैसा है, हाफ फील्ड, कैसे हाथ डाल लोगे इसके आप, स्टेबल है ये तो हाथ ही नहीं लगाने देगा, ठीक है, और हाथ लगाने देगा तो फिर क्या करेगा, पैसे ज्यादा लेगा, पैसे ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपने को, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर, तब जाके कोई 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आईपी की सेकंड आईपी की वैल्यू ज्यादा क्यों होगी इनकी, इसलिए हो गई। तो ये केस स्पेशल इसलिए हो गया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी फर्स्ट आईपी के बाद जो सेकंड आईपी है ना इनकी, उसके अंदर क्या ये हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड जो होता है कॉन्फ़िगरेशन को क्या होता है, स्टेबल होता है अदर जो कॉन्फ़िगरेशन उनसे, और ये स्टेबल होने का यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं होगा, तो आईपी की वैल्यू सेकंड की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये आप आ जाओ किस पर, क्रोमियम और किसकी बात कर रही थी, कॉपर की बात की थी तुमने, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s1, तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट आईपी मतलब जो अपनों ने 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए जो एनर्जी दी गई वो फर्स्ट आईपी होगी, ठीक है, 4s से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद ये कैसा हो गया 3d10 4s 0 हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो सेकंड आईपी की बात कर रहे हो, यानी सेकंड टाइम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हो, 3d10 है, फुल फिल्ड है, ठीक है, फुल फिल्ड है ये, और फुल फिल्ड है इसका मतलब ये बहुत ही स्टेबल है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से निकालेगा, इसीलिए इसकी सेकंड आईपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा आई है, स्पेशल मेंशन किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर के लिए सेकंड आईपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है अदर एलिमेंट से। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, दैट्स ऑल। तो ये बात होगी किसकी, आईपी की। चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेटेलिक नेचर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मेटेलिक नेचर स्टूडेंट, धात्विक प्रकृति, मेटेलिक नेचर। इस लाइन को तो अपने को लिखना ही है क्योंकि अपने बात किसकी कर रहे हैं, 3D सीरीज की कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो 3D सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो इसको तो अपने को लेके चलना है, ये तो बेस है अपना, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं अपने किसकी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मेटेलिक नेचर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसका नंबर क्या होगा, 4th, मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर का मतलब क्या है, धात्विक प्रकृति। मेटेलिक नेचर का मतलब क्या है, धात्विक प्रकृति, ठीक है। पहले तो नाम पर ही आओ, मेटेलिक नेचर, ठीक है। अब पहली बात भी, मेटेलिक नेचर अपने जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, अपने पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स ही तो है, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण जो तत्व है वो क्या है, संक्रमण धातु भी तो कहते हैं उनको, अपने ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या है, मेटेलिक नेचर के हैं, धात्विक प्रकृति के हैं, इसीलिए इनके धात्विक प्रकृति के मेटेलिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो मेटेलिक नेचर जैसे और मेटल्स का है वैसे इनका भी होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, मेलेबिलिटी जो डक्टाइल है इनकी, ठीक है, शाइनिंग जिसको लस्टर बोलते हैं अपनी, ठीक है, चमक होती है ना धातुओं के अंदर, मेलेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है इनकी, उसी के अकॉर्डिंग इनकी भी होती है, ठीक है। तो मेटेलिक नेचर जो है इनका, ये तो हो गया कॉमन पॉइंट जो सभी मेटल्स के लिए होती है। हाँ, काफी हार्ड होती है ये, ठीक है, काफी क्या होती है, हार्ड होती है। तो अब बात करते हैं काफी हार्ड जो होती है उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। डीप ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मेटेलिक नेचर, आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। अब मेन रीजन स्टूडेंट सुनिए आप, अब जो अपने जिस रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो आगे आने वाले इसके जितने भी जो टॉपिक है या पार्ट्स हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ेंगे उनके अंदर भी वो यूज होगा, ठीक है। तो मेटेलिक नेचर जो है ना इनका, ये काफी हार्ड होती है, काफी मजबूत होती है। जैसे आप समझो, अब आयरन लोहा आपने सभी ने देखा है, ठीक है, कि आप लोहे की रोड है, मान लो उसको इजीली ऐसे मोटी रोड है, उसको ऐसे पकड़ करके उसको क्या कर दोगे, पिचका दोगे क्या, नहीं पिचका पाओगे। लोहे की बोल है मान लो आपके पास,
ठीक है, तो क्या उसको आप इस तरीके से क्या कर दोगे, पिचका दोगे? नहीं पिचका पाओगे। यानी ये इनका जो मेटेलिक नेचर है वो काफी हार्ड होती है, इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक जो पावर है इनकी वो काफी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब भी कोई चीज मजबूत है ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब क्या, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच का जो आकर्षण है ना वो ज्यादा मजबूत है, सीधी सी बात है। उनके बीच उनके जो एटम्स है वो आपस में जो एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में, तो उनके बीच अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा मजबूत उनके बीच बंद है, उसी कारण तो क्या है, उनकी मजबूती है। तो यहां पर अपने बात कर रहे हैं कि मेटेलिक नेचर इनका पावरफुल है, इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इनके बीच बॉन्ड जो है ना वो काफी क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेटेलिक नेचर के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब इनके अंदर 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते, कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, और 2 टाइप के बॉन्ड मिल करके उसको पावरफुल बना देते हैं। अब 2 टाइप के बॉन्ड कौन से हैं, ठीक है, देखिए अपनों ने बात की अभी ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, n-1d और ns, ठीक है, 1 to 10 एंड 1 to 2। तो इनका जो वैलेंस सेल है, श्योजी कोष है, उसके अंदर कौन आता है, ns आता है और n-1d आता है, ठीक है, आउटर मोस्ट आता है और पेनल्टीमेट आता है, इसको बंद कोष बोलते हैं, अंतिम। यानी कि इसके अंदर इन दोनों को ही अपने लेते हैं, वैलेंस सेल के अंदर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है इनकी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, एक जैसे क्यों नहीं दिखाते ये सभी, +2 लास्ट वाले में 2 थे तो +2 में क्यों आई, क्यों नहीं रहे सभी, क्योंकि डी वाले भी तो इन्वॉल्व रहते हैं ना, यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि ns इलेक्ट्रॉन, जो ns अपना सेल है उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, बंध बनाने में, और साथ में n-1d सब सेल, n-1d जो कोष है उसके इलेक्ट्रॉन भी यूज होते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। तो दोनों प्रकार के, ठीक है, दोनों प्रकार के अपने कहें ns इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन, दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या बंध बनाने में भाग लेते हैं। और जब दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी मजबूती या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ऑटोमेटिक ज्यादा ही होगी। इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो ये आपको मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे कि एक तो इसके अंदर क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। 2 टाइप्स बॉन्ड का मतलब क्या है, मैंने कहा इनके अंदर 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड तो होगा ही होगा क्योंकि ये धातुएं हैं, धातुएं हैं तो धातुओं में धात्विक बंध तो होगा ही होगा, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो एक तो होगा इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, एक तो कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक, मेटेलिक मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, धात्विक बंध होगा, कौन सा बंध होगा, धात्विक बंध होगा। दूसरा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड और होगा, ठीक है, ये नया वाला बॉन्ड, ठीक है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको मजबूती दे रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, कौन सा बॉन्ड है ये, सहसंयोजी। तो 2 प्रकार के बंध हैं, और ये मेटेलिक बॉन्ड तो बन रहा है किसके कारण, ns इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी जो बॉन्ड बन रहा है ना वो बन रहा है n-1d इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रहा है। n-1d इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, अब n-1d के अंदर भी कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, n-1d के कौन से इलेक्ट्रॉन लेने, अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अनपेयर्ड जानते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इससे पहले अपनों ने लेक्चर में बात की है इनकी। तो यहाँ 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्ड तो बनता है ns इलेक्ट्रॉन के कारण, आउटर मोस्ट जो है, और उसके बाद में आउटर मोस्ट के जस्ट पीछे वाला पेनल्टीमेट उपांत्य कोष है n-1d, उसके इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सहसंयोजी बंध भी होता है और धात्विक भी होता है। धात्विक बंध तो है ही सभी में, सभी मेटल में होगा, वो मेटल तो मेटेलिक बॉन्ड तो होगा ही होगा, बट ये जो मेटल है उन सबसे मेटल से इतनी हार्ड क्यों हो गई, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड के अलावा इनके पास एक और पावर है, वो कौन सी पावर है, कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है इनका n-1d जो सब सेल है, वो जो किसमें काउंट होता है, सहसंयोजी के अंदर, ठीक है। यानी ये क्या, इनका वैलेंस सेल है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कर रहा था तो बॉन्डिंग में करेगा ही करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो n-1d जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई बात आपको। अब नोट ये करना है आपको कि जैसे अपनों ने आयरन लिया, मान लो ये आयरन का एक बड़ा सारा टुकड़ा है, आप एग्जांपल देखो, ये क्या लिया मैंने, Fe का एक बड़ा सारा टुकड़ा लिया, तो इसमें क्या होंगे, आयरन के एटम होंगे ना, ठीक है, इसके अंदर होंगे क्या, आयरन के तो एटम होंगे, ठीक है, अभी मैं 4 बना रहा हूँ, कई सारे होंगे, आयरन के एटम होंगे इसके अंदर। और जो आयरन के एटम है, अब आयरन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है या +3 है, ठीक है, मान लो ये +2 के अंदर है। तो जो मेटल्स होते हैं इनके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ns वाले, वो काफी लूजली बंधे होते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली क्या है, ठीक है, यहीं पर मतलब ये इनको एक तरीके से रिमूव कर देता है। रिमूव करने का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल निकाल करके बाहर छोड़ देता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी की स्ट्रक्चर में, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होगी इनकी, ठीक है, जो मेटल है उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं अपने। तो इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अपने देख रहे झांक करके तो ऐसा नजर आता है अपने को कि इनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, लूजली बंधे होते हैं, हल्के उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो क्या है, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने का मतलब इसी क्रिस्टल में पड़े हैं, वैसे बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले +2 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, बाहर का मतलब क्रिस्टल के अंदर आ गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, पॉजिटिव चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के कारण इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो किसके कारण हुआ है, NS इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। Fe+2 का मतलब क्या है, Fe जब +2 में आया होगा तो उसने कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, N-1 D वाले निकाले होंगे या NS के निकालेंगे, NS के निकाले होंगे, क्योंकि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 होता है 3d6 4s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन S वाले तो निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन S के निकाल करके इस तरीके से इसने अपने आप को अरेंज किया, और ये प्लस माइनस के अट्रैक्शन के कारण क्या हो गया, एक मजबूती आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो एक मेटल एटम, दूसरा मेटल एटम, तीसरा मेटल एटम, ऐसे आपस में क्या है, ये इस तरह के एक तरह का आयनिक अट्रैक्शन हो गया यहाँ पर, ये तो बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन है ना ये वाला, ये कौन सा है, ये तो मेटेलिक है, यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर ये कौन सा है, मेटेलिक बॉन्ड है ये तो मैंने बताया ना कि NS इलेक्ट्रॉन जो है ना, 4s इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं वो तो धात्विक बंध के लिए, निर्माण के लिए भाग ले रहे हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है किसकी हेल्प से, 4s इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड और बनेगा इसके अंदर, वो कौन सा होगा, कोवेलेंट सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। अब कोवेलेंट कैसे बनेगा, तो आयरन 3d6 है, आयरन क्या है 3d6, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक आयरन तो है नहीं, यहाँ पर कई सारे आयरन है, तो एक आयरन उसके नीचे फिर दूसरा आयरन, ठीक है। इस तरीके से अपने समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ भी कितने इसके अंदर 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक आयरन दूसरा है ना आपस में कॉन्टेक्ट में तो है। और इसके अंदर यहाँ देखो, ये तो चलो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेयर इन्होंने बनाया हुआ है, ये तो अपने आप में स्टेबल हो गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ये आपस में क्या कर लेंगे, बंध बना लेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये आपस में मिलकर के समझौता कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। और जब ये वाला बंध बनेगा तो ये कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा, सहसंयोजी बंध होगा। समझ आई बात आपको, मैंने कहा था 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 तरह के बंधों का योगदान होता है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं किसके अंदर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट तो होता है कौन सा, जो NS इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, ठीक है, और वो मैंने इस तरीके से आपको समझाया। और NS इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है, जो बॉन्ड बना हुआ है, वो तो है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। और इसी के अंदर एक और है किसका, जो D जो है ना, इसका D सबसेल है, D सबसेल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, एकमित इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में भी क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, कौन सा, कोवेलेंट, सहसंयोजी। अब ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे ना, उतना ही वो मेटल क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। तो आपको ये बात भी समझनी है कि इनकी जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनकी जो धात्विक प्रकृति है, मेटेलिक स्ट्रेंथ, धात्विक जो पावर है इनकी, वो N-1 D सबसेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड कर रही है। जितने ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट रहेंगे ना, उतने तो एक्स्ट्रा क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये तो बनाना ही है सभी को, ठीक है। S वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लूज करके ये तो क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड तो सारे ही बनाएंगे। अब आगे फायदा किससे होगा इनको, जितने ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतने बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। तो मान लो किसी के अंदर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता तो यहाँ पर 3 ही बन पाते, किसी में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता मतलब ये सारे पेयर्ड होते तो 2 ही बन पाते, और किसी में ऐसा होता एक भी ना होता। जैसे जिंक के अंदर, जिंक में D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, तो एक जिंक दूसरा जिंक के साथ क्या कोवेलेंट बॉन्ड कर पाएगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इस कारण जिंक जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ये भी कहते हैं जिंक जो होता है वो क्या होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो D इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वो तो है ही नहीं, एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो उसको एक्स्ट्रा जो मजबूती मिल रही थी वो तो मिली नहीं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो इनकी मेटेलिक नेचर किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। अब आप सिंपली बता सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्रोमियम या मैग्नीज तक अपने, तो एक बार अपने क्रोमियम तक लेते हैं, तो क्रोमियम के अंदर क्या है, D5,
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिड तक जैसे जाते हैं ना तो बढ़ते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेफ्ट से राइट जाने पर, तो इसका मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक स्ट्रेंथ, धात्विक जो बंध की प्रकृति है, मजबूती है, वो भी बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जितने एकमित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही एक्स्ट्रा क्या बन रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे इनके अंदर। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद Mn के बाद, जैसे ये Mn तक मान लो, और Mn के बाद इधर जाते हैं अपने, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो घटने लगते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब घटने लगेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड कम बनने लगेंगे, और कम बनने लगेंगे तो इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक स्ट्रेंथ है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। और जिंक पर आते आते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो जाएंगे, तो जिंक जो हो जाएगा कमजोर या फिर सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है Mn का। ठीक है, Mn का ये एक्सेप्शन आता है कि Mn जो है ना, अब देखिए इसी के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे अपने, क्योंकि ये सारे सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी ठोस को जब पिघलाया जाता है तो वो लिक्विड फेज में आता है, तो मेल्ट करना, किसी सॉलिड को मेल्ट करना है अपने को, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? उसको मेल्ट करने के लिए कितनी मात्रा में उसको तापमान, टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो किसी भी आयरन है तो आयरन को अपने पिघलाना है, तो अपने को मेल्ट करना है, तो इतनी आसानी से तो मेल्ट होगा नहीं, बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि इनके अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं। अब मैंने कहा ना, अभी ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह के जो बॉन्ड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड है उनका इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्ड के कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, बट मैं ये बता रहा था Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये भी तो D5 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, बट इसका कम हो जाता है। ठीक है, यहां तक आते आते अपने बात करते हैं, चलो इनका तो कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि इनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? D5 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी क्या इसके बावजूद भी ये क्या है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D5, ठीक है, 3D5 4s2, ये तो होता है मैग्नीज का। तो मैग्नीज क्या है? अपने आप में पूरा स्टेबल है। इधर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इधर D में 5, ठीक है, ये फुल फील्ड हुआ बैठा है इसका अपने हिसाब से, और ये हाफ फील्ड हुआ बैठा है। तो ये क्या है? ये अपने आप में स्टेबल मान लेता है अपने आप को, और ये चाहता ही नहीं है बॉन्ड नहीं करनी, यानी अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, सहसंयोजी बंध बनाने में काम नहीं लेता, यूज ही नहीं करता। और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज नहीं करेगा, ठीक है, तो इस ऑटोमेटिक इसकी मतलब की जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलनांक है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैंने आपको साथ साथ यही बता दिया। अब आप दोबारा नोट करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां तक क्या है? क्रोमियम तक बढ़ते हैं। इस कारण इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और उसके बाद क्रोमियम से फिर इधर आगे जाने पर क्या है? मेटेलिक स्ट्रेंथ घटने लगती है। ठीक है, क्यों घटने लगती है? क्योंकि एकमित इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या भी घटने लगती है। ठीक है, और इसी के साथ आप बता सकते हो क्या? मेल्टिंग पॉइंट को भी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करेगा? मेटेलिक नेचर पर डिपेंड करेगा ना। जिस मेटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा बॉन्ड होंगे, उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम होगा उसको मेल्ट करना आसान होगा। ठीक है, Mn याद रखना एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी अलग होती है, और उस स्ट्रक्चर और प्लस इसके अंदर ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं फॉर मेकिंग या फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ये यूज नहीं करते इनको। ठीक है, इसलिए मैग्नीज जो है वो क्या हो जाता है? कम